तो देखिए कल वाली क्लास में हमने जाना था सारा की सारा, कल जो बच्चे नहीं आए थे, जैसे कि आप नहीं आए थे कल, तो कल हमने एक तो कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और एक मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में जान लिया था सारा की सारा। किन किन कंट्रीज में पाई जाती है पल्लव मिक्स्ड इकोनॉमी? अच्छा अभी नहीं आए थे, ओके। हाँ, तुम दोनों में से मुझे ये बताइए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? आप, कोई बात नहीं, अभी आपको जैसा भी पढ़ाई नहीं हो रही है, पर मेरा कहना यही है, आपको इन क्लासों का बेनिफिट जब भी मिलेगा जब आप पढ़ोगे। अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ ऐसे हो जाएगा इजीली, तो बिल्कुल भी सिंपल ऐसा नहीं है, मतलब काफ़ी टफ है। हाँ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी सबसे, आप पूरे भारत के सबसे बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको मेहनत मतलब अपर लेवल की करनी पड़ेगी। तो उस वजह से ऐसा है बिल्कुल नहीं है कि आप आ रहे हो बैठ रहे हो, लेकिन अगर नहीं पढ़ रहे हो तो कोई सेंस नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। आप बताइए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? ठीक है, एग्जाम्पल्स? दो याद हैं, ठीक है। हाँ, कनाडा, ओके। चलो ठीक है, एक बार मैं फिर से रिवीजन कराता हूँ कल वाला, अब याद रखना है आगे से, ठीक है। तो देखो, अगर बात करें हम, ये क्लासें इंग्लिश मीडियम में आपके लिए हैं, हिंदी मीडियम का कंटेंट टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और मैं आपको यहाँ पे हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में एक्सप्लेन करूँगा। तो जो आपके फ्रेंड या यूट्यूब वाले जो भी हैं, अगर हिंदी मीडियम में आप देखना चाहते हो तो ये वाला PDF आपको टेलीग्राम पर हिंदी में भी मिल जाएगा, मैं यहाँ पे हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में समझाऊंगा, ठीक है। तो सुनिए, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कि भाई इकोनॉमी के टाइप्स क्या हैं और वो भी किस आधार पर? इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, कि भाई सरकार के हस्तक्षेप या सरकार के इंटरफेरेंस के आधार पर अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी के कितने टाइप हैं। तो कल मैंने बताया था 3 टाइप हैं। कितने टाइप हैं? 3 टाइप हैं। अब देखो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा सोशलिस्ट और तीसरा है अपना मिक्स्ड इकोनॉमी। तो देखिए, अगर बात करें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसको क्या बोलते हैं अपन? हिंदी में बोलते हैं पूंजीवादी। क्या बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऐसे लिख सकते हो। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। कल मैं जब आपको करा रहा था, टीच कर रहा था, जब मैंने आपको बताया था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। मार्केट इकोनॉमी क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, हर गुड्स एंड रिसोर्सेज का प्राइस मार्केट डिसाइड करता है। जैसे कि पल्लव सपोज दैट तूने टी शर्ट पहन रखी है, ये टी शर्ट कितने रुपए की आएगी ये डिसाइड करेगा मार्केट, ना कि सरकार। कुल मिलाकर के अगर मार्केट चाहे तो इस टी शर्ट को 1000 का भी दे सकता है, मार्केट अगर चाहे तो इसी टी शर्ट को 100 रुपये में भी दे सकती है। ये है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कुल मिलाकर के सारी प्राइस किस पर डिपेंडेबल है? मार्केट पर। तो उसी वजह से इसको मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, पहली बात। दूसरी, अगर अपन बात करें, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता, सरकार का कंट्रोल नहीं होता। अगर सरकार का कंट्रोल नहीं है तो ऑब्वियसली बात है वेलफेयर का काम भी कम होगा, क्योंकि सरकार ही तो वेलफेयर कर रही है अधिकतर। आपने 11th क्लास में आपने जब 11th क्लास में आप तो आपने पढ़े होंगे DPSP, पढ़े थे? DPSP में मैंने आपको बताया था, पहले तो ये बताओ DPSP होते क्या हैं जल्दी से। ठीक है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आते हैं? 36 से 51, ठीक है। 36 से 51 तक DPSP आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें क्या है, सोशल वेलफेयर के बारे में सारी यहाँ स्कीम वगैरह लेकर के आई जाती हैं, समाज कल्याण की बात करी जाती है, गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उसी प्रकार अगर अपन यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर का काम कम होता है, ठीक है, क्योंकि सरकार का इंटरफेरेंस कम है। भाई सरकार अगर होती है तो ऑब्वियसली बात है सरकार ध्यान रखती है किसके साथ बुरा हो रहा है, किसके साथ अच्छा हो रहा है। पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उन कंट्रीज के लिए तो बहुत अच्छी है बच्चों, जो रिच है, जो अमीर कंट्रीज हैं, जो क्या है, रिच हैं। रिच कंट्रीज के लिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, बट जो रिच नहीं है, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके लिए किस प्रकार की इकोनॉमी चाहिए? मिक्स्ड इकोनॉमी। कैसी चाहिए? मिक्स्ड इकोनॉमी। वो सारी बात करेंगे, तो याद ये रखना। हाँ सर, सर हाँ, ये वाले कर सकते हैं, वो करो। हाँ कोई सुना है, चलिए। तो यहाँ तक ठीक है ये। तो चलिए अब सेकंड है अपना सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसको हिंदी में बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट को बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। सोशलिस्ट इकोनॉमी में सिंपल है, कितना प्रोडक्शन होना है, प्रोडक्शन कौन करेगा और कितने पर उसको बेचना है, ये सब डिसाइड करती है गवर्नमेंट। कुल मिलाकर के इन तीनों टाइपों में से
सबसे ज्यादा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस अगर देखा जाए तो वो होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। किसमें होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा सरकार का हस्तक्षेप होता है। इसमें सरकार डिसाइड करती है क्या उत्पादन करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और उसको कितने दामों पर कितनी कीमत में बेचा जाए, प्राइस क्या रहेगी। जैसे कि सपोज दैट पल्लव ये मार्कर बनाने की तरह कंपनी खोली, ये सारा बहुत है पढ़ाई मढ़ाई, मार्कर बनाते हैं सब, ठीक है। कपिल सर ने क्लास स्टार्ट किया, मार्कर काम आएगा उनके। तो मान के चलो ये तुमने मुझे बेचा, सरकार डिसाइड करेगी भाई ये कितने बनने हैं, सरकार डिसाइड करेगी किस प्राइस पर बेचा जाएगा, सरकार डिसाइड करेगी पल्लव बनाएगा या फिर कोई और बनाएगा, ठीक है। तो ये है आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी, हर चीज डिसाइड करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस सबसे ज्यादा देखा जाएगा। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट, अभी मैं आपको ये बेसिक समझा रहा हूँ, बाकी डिटेल में पढ़ेंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी, अब देखो मिक्स्ड इकोनॉमी का सिंपल सा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इंडिया में यही पाई जाती है, अपने इंडिया में कौन सी पाई जाती है, मिक्स्ड इकोनॉमी पाई जाती है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें देखो ध्यान से, इसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों के कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। जैसे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अपन ने देखा कि यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, अपन ने इसमें देखा कि भाई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता। कपड़ों पर, जैसे कि मान के चलो आप कपड़े इंडिया में मॉल में लेने जाओ तो आपको कपड़े महंगे मिलेंगे, क्योंकि एसी लगा हुआ है, ग्लास वाला गेट लगा हुआ है, कांच वाला, तो उसका भी प्राइस वो लेगा इंक्लूड करके। अब अगर यही कपड़े मान के चलो आप किसी शॉप से खरीदो, सिंपल सी शॉप से, तो चाहे थोड़ी बहुत हो पर प्राइस अपने आप डाउन हो जाएगा। समझ पा रहे हो, क्योंकि एक्स्ट्रा फैसिलिटी उसके पास कम है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से इंस्पायर्ड है, यहाँ से ली गई है मतलब। और कुछ ऐसी चीजें या ऐसी थिंग होंगी मिक्स्ड इकोनॉमी में जो सोशलिस्ट है, समाजवादी इकोनॉमी से इंस्पायर्ड है। कितना रखना है, मतलब अपन कह सकते हैं, आप कह सकते हो कि मिक्स्ड इकोनॉमी में एक तो कैपिटलिस्ट प्लस एक सोशलिस्ट, दोनों प्रकार की इकोनॉमी के क्या पाए जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। ओके, इसमें सोशल वेलफेयर का काम होता है, क्योंकि इसमें जितनी रेगुलर लाइफ की जो रिक्वायरमेंट की चीजें होती हैं, जैसे कि खाना हो गया, ऑयल हो गया, दालें हो गई, मसाले हो गए, आटा हो गया, इन सब चीजों पर सरकार का कंट्रोल होगा। इंडिया में यही पाई जाती है। भारत में आटे का दाम, दाल का दाम, तो चावल का दाम, मतलब जितनी भी फूड गुड्स हैं, खाने वाली वस्तुएं हैं, उन सब का दाम सरकार डिसाइड कर रही होती है। सरकार का कंट्रोल रहता है, मतलब डिसाइड करने का मतलब ये सरकार का कंट्रोल रहेगा। कोई भी 1 किलो गेहूं, ऐसा नहीं कि 1 किलो गेहूं 500 रुपए में दे रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। बट कोई शर्ट अगर 100 रुपए की है, दुकान वाला आपको बेवकूफ बना करके उसको 200, 300, 400 में दे सकता है। तो याद रखना है, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है स्टूडेंट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट, मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, दोनों के गुण पाए जाते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में। बहुत सारी हैं, बताऊंगा आपको एग्जांपल जस्ट आगे। इन सब के अपन एग्जांपल देखने वाले हैं काफी सारे, तो देखो करें स्टार्ट आगे, तब देखिए बच्चों। सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, हिंदी में बोलते हैं इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। हिंदी में याद रह जाए तो ठीक है। और यूट्यूब वाले आप टेलीग्राम से हिंदी का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, मैं दोनों में समझा रहा हूँ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सुनिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड अनकंट्रोल्ड और मार्केट इकोनॉमी। कि भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित, और एक और क्या बोलते हैं, मार्केट इकोनॉमी, मतलब बाजार अर्थव्यवस्था। यहाँ लिख देता हूँ मैं ताकि यूट्यूब वालों को भी सिंपल लगे, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं। तो देखिए याद रखना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड और बाजार अर्थव्यवस्था या मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहा गया स्टूडेंट, क्योंकि हर चीज मार्केट डिसाइड कर रहा है, प्राइस मार्केट डिसाइड कर रहा है, कौन सी चीज कितने में बेची जानी चाहिए वो सब मार्केट डिसाइड कर रहा है, कंपटीशन मार्केट डिसाइड कर रहा है, इसमें अधिकतर चीजें मार्केट डिसाइड करता है, इस वजह से इसको मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। सरकार का कंट्रोल नहीं होता है स्टूडेंट, इसलिए इसको अनकंट्रोल्ड इकोनॉमी कहते हैं। समझ पा रहे हो, दोनों वर्डों का सिंपल है कि भाई अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं हुए, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, अनकंट्रोल्ड बोल रहे हैं। और इसमें क्या है, हर चीज का प्राइस मार्केट डिसाइड करता है, इसीलिए इसको मार्केट इकोनॉमी कह रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है पूरा आपको। नेक्स्ट, अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, हो गया ये वाला देखो। इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी, कि भाई इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में या इस प्रकार की इकोनॉमी में द रोल ऑफ स्टेट,
एंड द गवर्नमेंट। याद रखना बच्चों के, इस प्रकार की इकोनॉमी में सरकार और राज्य दोनों का जो रोल होता है इज नेग्लिजिबल, वो बहुत नगण्य होता है। नेग्लिजिबल मतलब होता है ना मानने योग्य, बहुत कम। ठीक है, तो इस प्रकार की, जैसे अपन ने देखा भाई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस तो है ही नहीं, स्टेट का भी इंटरफेरेंस नहीं है, तो याद रखना है कि भाई इस प्रकार की इकोनॉमी में स्टेट और गवर्नमेंट का जो रोल होता है वो काफी कम होता है, बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन मार्केट फोर्स। और ये पूरी की पूरी इकोनॉमी आधारित होती है किस पर? बाजार के दबाव पर। किस पर आधारित होती है बच्चों? बाजार के दबाव पर। तो अपन कह सकते हैं हिंदी में अगर अपन बात करें कि भाई जो अर्थव्यवस्था है, बाजार अर्थव्यवस्था का ये, चाहे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ये अर्थव्यवस्था में सरकार का या स्टेट का कंट्रोल बहुत कम होता है, इसकी भागीदारी बहुत कम होती है। और अपन कह सकते हैं कि ये जो इकोनॉमी है वो आधारित होती है पूर्ण रूप से मार्केट फोर्स पर। किस पर आधारित होती है? बाजार के दबाव पर आधारित होती है। यहाँ तक कंप्लीट है। किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। पल्लव सही चल रहा है? नेक्स्ट देखो बच्चों, अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स की बात कहती है ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, इन सब जगह पर क्या पाई जाती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्या पाई जाती है? तो कभी भी एग्जाम में आ जाता है स्टूडेंट के ब्रिटेन में या फ्रांस में किस प्रकार की है, तो याद रखना है कैपिटलिस्ट, या आप बोल दो पूंजीवादी, आप ऐसे बोल सकते हो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है इन सभी कंट्रीज में। यहाँ तक कंप्लीट है। एग्जाम्पल्स नहीं भूलना है, ठीक है, कि कौन सी कंट्री में कौन सा, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज अ प्रॉफिट बेस्ड इकोनॉमी, कि भाई जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो लाभ पर आधारित इकोनॉमी है। किस पर आधारित है? लाभ पर, प्रॉफिट पर। क्योंकि देखो मार्केट प्राइस डिसाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है मार्केट तो प्रॉफिट चाहता है। अगर मार्केट ने आपको कोई शर्ट 200 रुपए की जगह 2000 में बेची तो प्रॉफिट तो हुआ। वेलफेयर का दिख रहा है तुम्हें इसमें? वेलफेयर तो है ही नहीं, सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण तो है ही नहीं। इसमें सब चीजें आधारित हैं किस पर? मार्केट पर। तो उस वजह से अपन कह सकते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज अ प्रॉफिट बेस्ड इकोनॉमी, कि ये लाभ पर आधारित क्या है? इकोनॉमी है। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं मीडियम वालों के लिए किस पर आधारित है? ये लाभ पर आधारित। तो बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित होती है? प्रॉफिट पर, लाभ पर। ठीक है, नेक्स्ट, दैट इज इट डज नॉट हैव पब्लिक वेलफेयर। और इस वजह से अपन कह सकते हैं बच्चों कि इसमें क्या नहीं है? पब्लिक वेलफेयर, कुल मिलाकर के जनता के कल्याण की बात यहाँ पे नहीं की जाती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ब्रिटेन में है, आपको लग रहा है ब्रिटेन में जनता के कल्याण की बात हो रही है? नहीं, क्योंकि भाई अमेरिका में है। ठीक है, तो याद ये रखना है कि पब्लिक वेलफेयर का काम कहाँ पे नहीं हो रहा है भाई? जहां जहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वहां पे मार्केट डिसाइड कर रहा है। अमेरिका वगैरह में अधिकतर लोग अमीर ही पाए जाते हैं, पर कैपिटल उनकी अपने यहाँ से ज़्यादा ही होती है। सपोज दैट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इंडिया में आ जाए और बाजार डिसाइड कर ले कि आज से आटा 1000 रुपये किलो या 500 रुपये किलो, अपन जैसे गरीब तो मर जाएंगे, क्या खाएंगे? कहाँ तक खरीदेंगे भैया? इतनी तो सैलरी नहीं है। समझ पा रहे हो? तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो याद रखना है कि भाई इसमें पब्लिक वेलफेयर का ध्यान नहीं रखा जाता, या मार्केट जो डिसाइड करता है वो होता है। गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत नेग्लिजिबल है, कम है। नेक्स्ट, इनफैक्ट, और अगर अपन आगे बात करें बच्चों, द अमेरिकन इकोनॉमिक क्राइसिस, अमेरिका में आर्थिक संकट आया था। क्राइसिस मतलब संकट, ठीक है। अमेरिका में आर्थिक संकट आया था ऑफ द ईयर 2008, 2008 में। तो याद रखना 2008 में अमेरिका में एक आर्थिक संकट आया था। उस आर्थिक संकट का कारण भी क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को माना जाता है। किसको माना जाता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को माना जाता है। तो याद आपको ये रखना है कि 2008 में अमेरिका में क्या आया था? एक क्राइसिस आया था, एक संकट आया था, और इस क्राइसिस का रीजन भी क्या माना जाता है बच्चों? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी माना जाता है। क्या माना जाता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी माना जाता है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? तो अभी अपन ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखा कि भाई इसको अपन अनकंट्रोल्ड या मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। देन उसके बाद अपन ने जाना है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अधिकतर चीजें मार्केट डिसाइड करता है, गवर्नमेंट या स्टेट का इंटरफेरेंस नेग्लिजिबल होता है, बहुत नगण्य होता है, बहुत कम होता है। एंड एग्जाम्पल में अपन ने ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, यूएसए, ये सारी चीजें देखी हैं। यहाँ तक कंप्लीट है। उसके बाद अपन ने एक पॉइंट पढ़ा था स्टूडेंट कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि अमेरिका में 2008 में एक क्राइसिस आया था। उसका रीजन भी अपन किसको मानते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मानते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मानते हैं। कंप्लीट है यहाँ तक। आगे चलें, सेकंड वाली देखो बच्चों। अगर सेकंड वाली में आपसे बात करूं तो ध्यान से देखना, सोशलिस्ट इकोनॉमी, हिंदी में क्या बोलेंगे?
समाजवादी अर्थव्यवस्था, क्या बोलेंगे इसको? समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, इट इज कॉल्ड कंट्रोल्ड और प्लान्ड इकोनॉमी, कि भाई इसको कंट्रोल्ड मतलब नियंत्रित और प्लान्ड इकोनॉमी मतलब योजना अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। देखो कंट्रोल्ड क्यों बोला जाए, क्योंकि सरकार का कंट्रोल है भाई, क्या बनना है, कितना बनना है, कौन बनाएगा, ये डिसाइड करेगी गवर्नमेंट, तो उसको बोलते हैं कंट्रोल्ड इकोनॉमी, ठीक है। प्लान्ड इकोनॉमी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भाई हर चीज पहले से प्लान होती है, इसमें सरकार का कंट्रोल फुल है, इसमें सब कुछ सरकार डिसाइड करेगी। और सरकार जानते हो आप, एक साल की योजनाओं की प्लानिंग 2 साल पहले ही कर लेती है सरकार। जैसे बजट, बजट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें 3 साल का लेखा जोखा आता है बजट में, ठीक है। तो सरकार आने वाली ईयर में क्या करने वाली है उसका प्लान भी पहले से कर लेती है। सरकार की योजनाएं देख ही रहे होते हो आप, पहले चलती थी पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान्स, हाँ 5 ईयर प्लान्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के सरकार की योजनाएं क्या होती हैं, पहले से प्लान्ड होती हैं, उस वजह से सरकार का कंट्रोल है सोशलिस्ट इकोनॉमी पर पूरा की पूरा, इंटरफेरेंस पूरा है इस पर, इस वजह से इसको प्लान्ड इकोनॉमी या कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है। तो याद रखना है, अगर कभी मैं आपसे पूछूंगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो आपको बोलना है सर मार्केट इकोनॉमी या अनकंट्रोल्ड इकोनॉमी। अगर मैं आपसे कभी पूछूं कि सोशलिस्ट या समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो आपको बोलना है कंट्रोल्ड मतलब नियंत्रित अर्थव्यवस्था या प्लान्ड मतलब योजनागत अर्थव्यवस्था। कंप्लीट है यहाँ तक, आगे चलें। देखो आगे देखना स्टूडेंट ध्यान से, कंट्रोल्ड इकोनॉमी मींस कि भाई जो कंट्रोल्ड इकोनॉमी है या नियंत्रित अर्थव्यवस्था है, इसका मतलब दैट द गवर्नमेंट डिटरमाइंस व्हाट शुड बी प्रोड्यूस हाउ मच, कि भाई सरकार डिटरमाइन करती है, सरकार निर्धारित करती है कि प्रोडक्शन जो है कितना होना है, टू प्रोड्यूस एंड हु विल बी प्रोड्यूस, बोला गया है कि सरकार डिसाइड करती है प्रोडक्शन कितना होगा, प्रोडक्शन कौन करेगा और किस कीमत पर बेचा जाएगा, ये सब कौन डिसाइड करेगी, सरकार। इसी को क्या बोलते हैं अपन, सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो याद रखना सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कंट्रोल सबसे ज्यादा होता है। कंप्लीट है यहाँ तक। अब इसके एग्जाम्पल वगैरह देखेंगे। देखो प्रेजेंटली द इकोनॉमी ऑफ कंट्रीज लाइक नॉर्थ कोरिया, कोरिया नहीं है कोरिया है, गलत हो गया है टाइप से, क्यूबा, चाइना एंड कम अंडर सोशलिस्ट इकोनॉमी। कि देखो कुछ एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको। एक तो ये नॉर्थ कोरिया, क्यूबा है, चाइना है, इन सब जगह पर क्या पाई जाती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी पाई जाती है, याद रहेगा, ठीक है। ओके यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ पल्लव। सरकार का फुल कंट्रोल है ना भाई, उसने क्या नाम है उसका, नॉर्थ कोरिया, किम जोंग, उसने जो बोल दिया वही शायद हम लिख सकते हैं वहां पर, ठीक है। उसने बोल दिया कि विशाल सर ऐसा, तो फिर ऐसा ही है फिर। तो ऐसा होता है बच्चों, क्या करें, अनसिक्योरिटी इतनी है भाई साहब, वो बाहर नहीं जाने दे रहा है किसी को कंट्री के, तो तुम समझ सक रहे हो फिर कितनी सारी बातें हो सकती हैं, पर क्या ही करें, सबका अपना अपना है। अपन बड़े सही देश में पैदा हुए हैं बच्चों, दुनिया का सबसे अच्छा देश है भारत। गलती से अगर आप इधर उधर पैदा हो जाते, सपोज पास में पाकिस्तान चले जाते, अफगानिस्तान चले जाते, श्रीलंका चले जाते, जो हालत अपनी होती तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो अपन दुनिया के सबसे अच्छे देश में पैदा हुए हैं, इसके लिए आपको भगवान को शुक्रिया करना ही चाहिए, ठीक है। खैर अपन आगे चलते हैं। देखो तो अब आइए बच्चों मिक्स्ड इकोनॉमी पर। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं अपन इसको, और देख लेना इसके बारे में। एन इकोनॉमी वेयर बोथ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट कैरेक्टरिस्टिक, जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों कि भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, सॉरी मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, इसमें कैपिटलिस्ट के भी कैरेक्टर पाए जाएंगे और सोशल के भी क्या पाए जाएंगे, सोशलिस्ट के भी कैरेक्टर पाए जाएंगे। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भी कुछ गुण मिक्स्ड इकोनॉमी में पाए जाते हैं, और समाजवादी सोशलिस्ट इकोनॉमी के कुछ गुण पाए जाते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये दोनों का मिक्सचर है, क्या है, ये दोनों का मिक्सचर। तो अपन कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि कुछ चीजें तो ऐसी होंगी जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि भाई सोशलिस्ट के कैरेक्टर पाए जा रहे हैं और सोशलिस्ट में गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। और कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि कैपिटलिस्ट के भी कैरेक्टर पाए जा रहे हैं। कंप्लीट है यहाँ तक। आगे देखो, although market force play a role in these economic but market force are economies but market force are regulated by the state and the
पर्सपेक्टिव ऑफ पब्लिक वेलफेयर। कुल मिलाकर के देखो बोला गया है कि भाई मार्केट का फोर्स तो रहेगा, बाजार का दबाव तो रहेगा इकोनॉमी में या सोर्सेज पर या रिसोर्सेज पर, सब पर, लेकिन मार्केट को भी कंट्रोल करेगा स्टेट, सरकार। बाजार को भी कौन कंट्रोल करेगा? बाजार को भी कंट्रोल करेगी बच्चों सरकार या स्टेट। तो याद रखना है आपको कि मिक्स्ड इकोनॉमी में बाजार का प्रेशर तो रहेगा, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कैरेक्टर हैं, और कैपिटलिस्ट में अपन ने पढ़ा है सब कुछ मार्केट डिसाइड करता है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में। तो अगर अपन बात करें मिक्स्ड इकोनॉमी में, तो इसमें बाजार का कंट्रोल मतलब बाजार का दबाव तो रहेगा, पर बाजार पर भी दबाव या बाजार पर भी कंट्रोल रहेगा सरकार का। समझ पा रहे हो? तीनों चीजें कंप्लीट हैं। एग्जाम्पल ग्रुप में आप इंडिया ले सकते हो। देखिए पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बोला गया है कि भाई मिक्स्ड इकोनॉमी में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, चाहे आप पब्लिक सेक्टर की बात करो चाहे आप प्राइवेट सेक्टर की बात करो, इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये दोनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो याद रखना स्टूडेंट कि अगर मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो इसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पल्लव कोई एक पब्लिक सेक्टर का नाम बता। बहुत सारे पढ़े हैं अपन ना। अरे पब्लिक सेक्टर जिस जो सरकार ने बनाया हो, सरकार का कंट्रोल, उसको पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। हाँ आराम से, दिक्कत नहीं है उसमें। तो याद रखना बच्चों, इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कि भाई मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर के जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, प्रभावित कर रहे होते हैं, ठीक है। बट द रोल ऑफ द स्टेट इज मोर इफेक्टिव। लेकिन बोला गया है बच्चों, लेकिन जो स्टेट का रोल होता है वो क्या होता है? ज्यादा इफेक्टिव होता है, सरकार का कंट्रोल ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में भी मार्केट का फोर्स तो होता है, बाजार का दबाव तो होता है, लेकिन बाजार के दबाव से भी ज्यादा मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? स्टेट का कंट्रोल या सरकार का कंट्रोल होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम पल्लव? कंप्लीट है। अब आगे देखो, फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें, इंडिया कैन बी प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। अपन बोल सकते हैं कि भाई जो इंडिया है, अपना भारत देश है, प्यारा भारत बोल सकते हो, तो अपना प्यारा भारत देश जो है वो किस में आता है? मिक्स्ड इकोनॉमी में आता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आता है। तो अब तीनों प्रकार की इकोनॉमी के एग्जाम्पल बताएगा पल्लव। सबसे पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कोई दो एग्जाम्पल। हाँ हाँ वेरी गुड। अब बताइए सोशलिस्ट क्या बताइए? ओके ठीक है, मिक्स्ड के इंडिया, ठीक है, तीन ही हुए थे अभी तक। ये तीनों चीजें कंप्लीट है बच्चों आपके। मार्केट फोर्स का मतलब है कि हर चीज की प्राइस मार्केट डिसाइड करेगा। मार्केट डिसाइड करने का मतलब है दुकान वाला डिसाइड करेगा। आज मान के लो मैंने कपड़े की दुकान खोली, नहीं होगा, मैंने कपड़े की दुकान खोली, अगर मैं किसी कपड़े को 100 रुपए की कपड़े को मान के चलो 500 रुपए में बेच रहा हूं, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। ये है मार्केट फोर्स, सिंपल बात। दुकान वाला जितने में चीजें चाहे वो बेचेगा, ये है मार्केट फोर्स। अब मार्केट फोर्स कम होगा अगर बेचने वाले ज्यादा होंगे। सपोज एट मान के चलो इस क्लास के बाहर ना, आवाज नहीं करते हैं, नहीं कोई नहीं, वो बंद है, बंद ही रहने दो उसको। मान के चलो इस क्लास के बाहर एक ठेला लगा हुआ है 85 का, एक ही ऑप्शन है पूरे 12 में कि वो ही ठेला लगा है। तो अगर वो महंगा भी बेचेगा तो अपने को लेना पड़ेगा, या मत खाओ या तो लो मत, और अगर वो महंगा दे रहा है तो आपको महंगा ही लेना पड़ेगा। बट अगर मान के चलो कोई ऐसी चीज है जो आप कंपलसरी है लेना, फिर आपको महंगी भी खरीदनी पड़ेगी। बट मान के चलो इस पूरे 12 में 100 ठेले लग जाएं 85 के, तो जब एक ठेला था तो 10 की वो 3 देता होगा, लेकिन 100 ठेले लग जाएंगे तो वो 10 की 7 या 8 देगा, भाई मेरे से खरीदो, अरे मैंने भी नया बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे से भी खरीदो, ऐसे करके। तो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है मार्केट में तो फोर्स कम होता है, समझ पा रहे हो। और कंपटीशन अगर नहीं है तो फिर फोर्स ज्यादा है, क्योंकि देखो अगर डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है तो फिर क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। डिमांड बहुत ज्यादा है, मांग बहुत ज्यादा है, लेकिन चीजें ही अवेलेबल नहीं है, सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली बात है। सब्जियां देख लो अभी तुम, क्योंकि सब्जियां बहुत खराब भी आ रही हैं अभी, मैं तो रोज बनाता हूं तो मुझे पता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक कंप्लीट है, ये कोई डाउट? अब नेक्स्ट, अब आइए बच्चों नया टॉपिक, बिल्कुल मैंने स्टार लगा दिया सारा की सारा तुम्हारे लिए। सुनिए, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, कि विकास के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर इकोनॉमी के कितने टाइप होते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा था इससे पहले
गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के आधार पर, सरकार के हस्तक्षेप के आधार पर, सरकार के कंट्रोल के आधार पर। अभी अपन देख रहे हैं डेवलपमेंट के आधार पर, विकास के आधार पर। तो सुनिए, इसमें भी 3 प्रकार हैं बच्चों। सबसे पहला जो कि मैंने सेकंड नंबर पर लिख दिया है, सबसे पहला है डेवलप्ड इकोनॉमी, विकसित अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं हिंदी में? विकसित अर्थव्यवस्था। ये मैंने हिंदी के लिए जगह छोड़ दी थी। सेकंड है बच्चों डेवलपिंग इकोनॉमी, विकासशील अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं? विकासशील अर्थव्यवस्था। एंड थर्ड है बच्चों अंडर डेवलप्ड, ये लिखा हुआ है पूरा, ठीक है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, थोड़ा मिस हो गया पर वो अंडर डेवलप है, मतलब अविकसित अर्थव्यवस्था। क्या बोलेंगे इसको अपन? या अल्प विकसित बोल सकते हो, अल्प विकसित बोलोगे ठीक रहेगा। सुनिए, अल्प विकसित बोलो, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। तीनों का हिंदी नाम मैंने लिख दिया है, ठीक है। इंडिया किस कैटेगरी में आता है? तो डेवलपिंग में आता है। किस में आता है? यूएसए किस में आता है? तो वो आता है बच्चों डेवलप्ड में। बाकी एग्जांपल और अपन देखने ही वाले हैं। तो आपको याद ये रखना है डेवलपिंग, देखो मैं आपको पहले तीनों समझाता हूँ या साथ के साथ समझाऊं, पहले स्टोरी सुन लो तुम तीनों की। डेवलपिंग सबसे पहले मैं डेवलप समझाता हूँ। देखो डेवलप्ड इकोनॉमी में क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल बन चुका है, एजुकेशन फैसिलिटीज पूरी बन चुकी हैं बढ़िया से, हेल्थ फैसिलिटीज पूरी बन चुकी हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज पूरी बन चुकी हैं, परिवहन कंप्लीट है, स्वास्थ्य कंप्लीट है, शिक्षा कंप्लीट है। सपोज दैट आप अमेरिका में जाकर के रोड बनाना चाहो, या आप अमेरिका में जाकर के मान के चलो छोटा मोटा सा कोई कोचिंग खोलना, स्कूल खोलना चाहो छोटा मोटा लेवल का, तुम्हें लग रहा है कि चलेगा? रोड का काम मिल जाएगा तुम्हें अमेरिका में? नहीं, क्योंकि अमेरिका में रोड बने हुए हैं भैया। तुम्हें मान के चलो तुम कोई बिल्डर हो, बिल्डिंग बनाते हो छोटी मोटी, अमेरिका में चले जाओ कि मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, तुम्हें लग रहा है तुम्हारी बिल्डिंग की वैल्यू रहेगी? नहीं। बट आप इंडिया में आओ, भारत में, अपने भारत में मान के चलो तुम एक बिल्डर हो, बिल्डिंग बनाते हो, तो काम मिलेगा? ऑब्वियसली बात है, क्योंकि अपने यहाँ पे भाई धीरे धीरे विकास हो रहा है, पॉजिटिव चीजें चल रही हैं धीरे धीरे। मान के चलो आप रोड बनाते हो, ठेकेदार हो, ठीक है, रोड बनाने का ठेका लेते हो आप, तो क्या आप हम इंडिया में बेरोजगार रहोगे? नहीं, क्योंकि अपने यहाँ तो रोड बच्चों बिल्कुल पता है आपको कैसे रहते हैं, ठीक है। गाड़ी का टायर अंदर गया साथ आप भी अंदर जा सकते हो, ध्यान रख के चलानी होती है। बारिश में जरूर पक्का ध्यान रखना है, बारिश में 12 के रोड स्पेशली, 12 के जो रोड हैं बारिश में गड्ढे भर जाते हैं। अपने को लग ये रहा होता है कि रोड बना हुआ है पर पानी उसमें पता नहीं अंदर कितना गहरा है, वो आप भी चले जाओ नालों में, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो अगर आप 12 में रोड का काम, बिल्डिंग बनाने का काम ये सब करोगे तो आपके पास पैसा होगा, बट अमेरिका में नहीं चलेगा ये काम, समझ पा रहे हो? तो डेवलपिंग कंट्रीज क्या होती हैं बच्चों? ऐसी इकोनॉमी वाली कंट्री जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली बन चुका है, सिंपल बात, एक लाइन में। डेवलपिंग जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है धीरे धीरे पर कंप्लीट नहीं हुआ, हेल्थ फैसिलिटीज धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं, एजुकेशन फैसिलिटी धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं, और जो लाइफ स्ट्रेंथ है वो भी अच्छी हो रही है, प्लस जीवन जीने का तरीका भी धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, लाइफ स्टाइल अच्छा हो रहा है उसी, हाँ ठीक है। उसके अलावा अंडर डेवलप्ड, जहां पे विकास बहुत कम हुआ है, डेवलपमेंट बहुत कम है, और डेवलपमेंट कहाँ पे कम है आप सबको पता है, ठीक है, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर के जहां पे डेवलपमेंट अभी अभी शुरू हुआ है और बहुत कम हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं अपन अंडर डेवलप। अब एक बार सेक्टर के हिसाब से भी देखेंगे, अब आगे चलिए। सबसे पहला पढ़ते हैं बच्चों अपन डेवलप्ड इकोनॉमी, विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश, या विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है सुनिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस इन डेवलप्ड इकोनॉमीज लॉन्ग एगो। तो देखो बोलो, और अराउंड 1930 to 1950 एंड द कंट्रीब्यूशन, देख यहाँ तक कर लेते हैं पहले, तो देखना बच्चों ध्यान से कि भाई डेवलप्ड इकोनॉमी वाली कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्या बोलते हैं अपन? औद्योगिकीकरण, मतलब इंडस्ट्रीज का एस्टेब्लिश होना, फैक्ट्रियों का बनना, स्थापित होना, ये सब कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में हो चुका है। वो भी कब हो चुका है? 1930 to 1950, 1930 और 1950 के बीच में। अपन 1947 में आज़ाद हुए थे, जब इन देशों में फैक्ट्रियां बन के कंप्लीट हो गई सारी की सारी, समझ पा रहे हो? तो ऑब्वियसली बात है हम भाई डेवलपिंग में ही आएंगे। 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, समझ पा रहे हो? तो 26 जनवरी 1950 के दिन जब संविधान लागू हुआ था हमारा कंप्लीटली रूप से,
उसके बाद में जब हमने विकास करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमारे देश की जीडीपी सबसे ज़्यादा डिपेंडेबल थी प्राइमरी सेक्टर पर, एग्रीकल्चर पर। प्राइमरी सेक्टर जानते हो आप, मैंने पढ़ा रखा है। एग्रीकल्चर पर सबसे ज़्यादा निर्भर थी हमारे देश की इकोनॉमी, ठीक है। तो उस वजह से ऑब्वियसली बात है, इसमें शर्म वाली बात नहीं है, हम डेवलपिंग है। हमको टाइम ही कितना सा हुआ है अभी भाई, आज़ाद हुए कितना सा टाइम हुआ है, हमने हमारे डिसीजन लेना स्टार्ट किया है आज़ादी के बाद में। तो दिक्कत क्या है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। इनके यहाँ पे 1950 और 1930 में इंडस्ट्री बन गई, तो ऑब्वियसली बात है भाई डेवलप्ड होंगे, दिक्कत क्या है। तो भाई याद रखना है कि डेवलप्ड कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले हो चुका होता है, ओके। और कब हुआ था बच्चों, 1930 से 1950। नेक्स्ट देखो, एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर in their GDP is more while the contribution of primary sector is relatively less। यहाँ पे देखो इसको बच्चों कि भाई जो डेवलप्ड इकोनॉमी होगा उसमें ध्यान से देखना है, उसमें एक तो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा डेवलपिंग, डेवलप्ड में। भाई डेवलप्ड इकोनॉमी में क्या होगा, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। मतलब अपन कह सकते हैं कि इसमें प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम होगा। और प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, एग्रीकल्चर। क्या आता है, एग्रीकल्चर, माइनिंग, पशुपालन, ये सारी चीजें। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। और अपन ने अभी पढ़ा है कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले हो चुका हो, 1930 टू 1950 में। तो ऑब्वियसली बात है कि भाई सेकेंडरी सेक्टर का वहाँ अपन बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन, योगदान ज्यादा होगा। और सेकेंडरी सेक्टर की चीजों को ही टर्सरी सेक्टर में अपन उनको क्या कर रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, या दूसरे लोगों को पहुंचा रहे होते हैं सर्विसमैन के तौर पर। तो ऑब्वियसली बात है टर्सरी सेक्टर का भी योगदान ज्यादा होगा। सेकेंडरी सेक्टर में जो चीजें बन रही होती हैं उनको तो प्रोवाइड कर रहे हैं अपन टर्सरी सेक्टर में। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि डेवलप्ड इकोनॉमी वाली कंट्रीज में सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम होता है। यहाँ तक कंप्लीट है बच्चों, कोई डाउट? पल्लव सर कंप्लीट, चलिए नेक्स्ट। अब आगे देखना बच्चों, यहाँ तक हो चुका है। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज मच बेटर इन डेवलप्ड इकोनॉमिक लाइक अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया etc। तो भाई देखिए, अगर अपन बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ पर अच्छा है, तो अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सब डेवलप्ड कंट्रीज के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट्स, डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले हो चुका है भैया। हम जब तो आज़ाद हो रहे थे, जब हमने आज़ादी देखना स्टार्ट किया था। देखो बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मतलब एक फैक्ट बताऊं। हमको जब आज़ादी मिली ना, तो भारत के बहुत सारे तो ऐसे सिटीजन्स थे बच्चे जिनको ये तक पता नहीं था कि डेमोक्रेसी क्या होती है, जिनको ये तक पता नहीं था कि फेडरलिज्म गवर्नमेंट अपने देश ने अपनाई है तो ये क्या होती है, जिनको ये तक पता नहीं था कि आज़ादी का मतलब क्या है। ऐसे भी लोग थे। पार्टीशन की वजह से लोगों को इतना दुख हुआ, विभाजन की वजह से, कि लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कौन सी सरकार बन रही है, कौन सी सरकार गिर रही है, ठीक है। तो उस वजह से कोई दिक्कत नहीं है, हम डेवलपिंग कंट्रीज में, पर हम बढ़िया, हमारी ग्रोथ तो हो रही है। पर आप देखो ना भाई, पहले के कंपेयर करो, हमारी ग्रोथ लगातार बढ़ती हुई जा रही है, तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा हमारी ग्रोथ, जैसे कि मैं तुमको बताऊं, इकोनॉमी का एक एग्जाम्पल लूँ। मैं आज ही ले रहा था एक क्लास उधर वाली कोचिंग में। तो पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में 90%, मतलब पूरी दुनिया का एशिया कॉन्टिनेंट में 90% मछलियों का प्रोडक्शन होता है। 90% एशिया कॉन्टिनेंट में हो जाता है पूरी दुनिया का, ठीक है। और इस एशिया कॉन्टिनेंट में भी एक मात्र ऐसा देश जो सबसे ज़्यादा मछलियों का प्रोडक्शन, मतलब मछली पालन करता है, वो चाइना। 70% अकेला सबसे ज़्यादा मछलियों को पालता है चाइना, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे बढ़ रहा है इसमें, फिशरीज वगैरह में, बहुत सारी चीज़ों में। अपनी जीडीपी भी ठीक ठाक चल रही है, ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है बच्चों, अपन डेवलपिंग कंट्रीज में धीरे धीरे अपन ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलिए, तो ये एग्जाम्पल याद रखोगे, बताओ। हाँ, आगे चलें, चलिए देखिए, अब आता है डेवलपिंग इकोनॉमी। देखो, डेवलपिंग इकोनॉमी को हिंदी में क्या बोलते हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था। अब विकासशील अर्थव्यवस्था मतलब सिंपल है, मैंने आपको बता रखा है कि जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा हो, डेवलपमेंट हो रहा हो। जैसे कि देखो, इन सच एन इकोनॉमी द रोल ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन जीडीपी इज ग्रेजुअली
डिक्रीजिंग वाइल द रोल ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, आगे देखना, इज इंक्रीजिंग। देखो कुल मिलाकर के डेवलपिंग इकोनॉमी में क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर का योगदान कम होता जा रहा होता है और सेकेंडरी और टर्सरी का योगदान ज्यादा होता जा रहा है कंट्रीब्यूशन। जबकि डेवलप्ड में अपन ने पढ़ा था कि प्राइमरी तो कम ही है, कम होता जा रहा नहीं आएगा वहां पे, वो कम है, और सेकेंडरी और टर्सरी का योगदान ज्यादा है। डेवलप्ड में ये पढ़ा था अपन ने। डेवलपिंग में अपन पढ़ रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर का योगदान कम होता जा रहा है और सेकेंडरी और टर्सरी का योगदान ज्यादा होता जा रहा है। समझ पा रहे हो, टेंसों का अंतर है, प्रेजेंट पास्ट वाला मैटर है। समझ पा रहे हो कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज में क्या है, प्राइमरी सेक्टर का योगदान कम हो गया, सेकेंडरी और टर्सरी का योगदान सबसे ज्यादा है। डेवलपिंग में क्या है कि चीजें बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो अपन कह सकते हैं कि भाई सेकेंडरी वाले में क्या मतलब, जो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता जा रहा है, प्राइमरी का कम होता जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब सुनो, तो प्राइमरी सेक्टर इन जीडीपी इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग व्हाइल द रोल ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इज इंक्रीजिंग। आगे सुनना, एग्जांपल, इंडियाज इकोनॉमी कैन बी प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। भाई अगर अपन इंडिया की इकोनॉमी को देखें तो इसको हम डेवलपिंग इकोनॉमी के स्थान पर रख सकते हैं। यहाँ तक कंप्लीट है बच्चों। तो याद रखना है, डेवलप्ड इकोनॉमी के 4 एग्जाम्पल बताए मैंने आपको, डेवलपिंग का मैंने 1 एग्जाम्पल बताया है, बाकी 3 एग्जाम्पल आप कल देख के लाओगे, नोट कर लो कल आपको। हाँ नहीं, ओनली डेवलपिंग के कल आपको नोट कर ही लो। तो डेवलपिंग कंट्रीज के 3 एग्जाम्पल, ओके, बस मैं आपसे इतना सा चाहता हूँ, जल्दी नोट करो बच्चों। एक तो मैंने आपको बता दिया है। अब सुनिए इधर, अगर बात करें अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, इसको बोलते हैं अल्प विकसित, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, तो देखिए अंडर डेवलप्ड या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या होगी, सुनो यहां से, एन इकोनॉमी इन विच इवन टूडे द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन जीडीपी इज वेरी हाई इज कॉल्ड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। कि भाई ऐसी अर्थव्यवस्था वाला देश जहां पर प्राइमरी सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा हो, प्राइमरी सेक्टर मतलब खेती पर पूरा देश आधारित हो, एग्रीकल्चर पर, पशुपालन पर, माइनिंग वगैरह पर पूरा देश आधारित होता है, उसको बोलते हैं अपन क्या, अंडर डेवलप्ड। कुल मिलाकर के इंडस्ट्रीज बहुत कम हो या ना के बराबर हो, ठीक है, नेग्लिजिबल मान लो, ठीक है। उसके अलावा सर्विस सेक्टर तो भूल जाओ, ठीक है। तो उस प्रकार की कंट्री को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, अंडर डेवलप्ड या अल्प विकसित देश बोलते हैं, ठीक है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था बोल दो। एग्जाम्पल देखो, अफगानिस्तान, एंगोला, उसके अलावा बांग्लादेश, उसके अलावा ये क्या है, हाँ भूटान, ये सारे जो कंट्रीज हैं बच्चों वो सब किसके एग्जाम्पल हैं, अल्प विकसित इकोनॉमी या अंडर डेवलप इकोनॉमी के। मतलब यहाँ पर आज भी आपको गरीबी ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अफगानिस्तान वगैरह की हालत आप जानते हो, ठीक है। यहाँ की इकोनॉमी आज भी सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर पर निर्भर करती है। तो याद रखना है कि इन सब कंट्रीज की जो इकोनॉमी है वो आज भी कहाँ पर, मतलब आज भी प्राइमरी सेक्टर पर सबसे ज्यादा डिपेंडेबल होती है। यहाँ तक कंप्लीट है। एग्जाम्पल याद जरूर रखना है, एग्जाम्पल आते हैं क्वेश्चन में। सुनिए, एक और टॉपिक है जो मुझे पूरा कराना है, कैटेगरी ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज एंड। अब हुआ क्या, अभी कुछ साल पहले मतलब वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी को समाप्त कर दिया कि भैया आज से ना किसी कंट्री को डेवलपिंग कंट्री का टैग देंगे, ना किसी कंट्री को डेवलप्ड कंट्री का टैग देंगे, ना किसी कंट्री को अंडर डेवलप्ड कंट्री का टैग देंगे। अब वर्ल्ड बैंक ने अलग से अपनी 4 कैटेगरी बनाई है बच्चों, समझ पा रहे हो। अपन ने अभी तक जो भी पढ़ा वो सब समाप्त हो चुका है, वो सब वर्ल्ड बैंक ने उसका नाम चेंज कर दिया। वर्ल्ड बैंक ने बोला नहीं भैया ये नहीं चलेगा, आज से ये तीनों चीजें बंद, डेवलप्ड बंद, डेवलपिंग बंद, अंडर डेवलपिंग बंद, ये सब बंद। अब 4 नए नाम दिए किसने, वर्ल्ड बैंक ने। तो देखिए पहले पढ़ लेते हैं एक बार। लास्ट ईयर द वर्ल्ड बैंक रिमूव्ड इंडिया फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। तो बोला गया है इंडिया हैज नाउ बीन प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज बाय द वर्ल्ड बैंक। कि भाई लास्ट ईयर, पिछले साल, मतलब कुछ साल पहले की बात कर रहा हूं मैं आपसे, कुछ साल पहले क्या किया, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को डेवलपिंग कैटेगरी से बाहर निकाल दिया।
इंडिया विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों में आता है। विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने इसको बाहर निकाल दिया, भाई ठीक है आज से तुमसे ये टैग वापस लिया जाता है। और इंडिया ने, वर्ल्ड बैंक ने मतलब इंडिया को वर्ल्ड बैंक ने या विश्व बैंक ने किस कैटेगरी में डाल दिया? लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज वाली कैटेगरी में। किस में डाल दिया? लोअर इनकम, इस वाली में डाल दिया बच्चों। तो याद रखना है, नाउ बीन प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज बाय द वर्ल्ड बैंक, कि भारत ने अब इंडिया को किस कैटेगरी में डाल दिया है? लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज। और वर्ल्ड बैंक ने, याद रखना बच्चों, 4 कैटेगरी के नाम बताए हैं। अब 4 कौन कौन से हैं देखो पहले एक बार, ये रहे 4 नाम, पहले पूरा पढ़ लो क्या क्या लिखा है। इन फैक्ट द वर्ल्ड बैंक हैज रिमूव द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कैटेगरी फॉर द स्केल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑल कंट्रीज। और बोला गया है कि भाई सभी देशों के लिए वर्ल्ड बैंक ने डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री का टैग ही हटा दिया है। ये कुछ नहीं होगा क्या, ना तो आज से कुछ डेवलप्ड कंट्रीज है ना डेवलपिंग है। मैं जो नए टैग दे रहा हूं, मैं मतलब वर्ल्ड बैंक कहता है कि भाई मैं जो नए टैग दे रहा हूं उनका यूज करना है। अब उसने क्या कह दिया देखो, द वर्ल्ड बैंक हैज क्रिएटेड 4 कैटेगरीज इन इट्स प्लेस, बोला गया है। और वर्ल्ड बैंक ने बच्चों 4 नई कैटेगरी बनाई है, 4 नए नाम दिए हैं। कौन कौन से? तो देखो ये रहे, सबसे पहला लोअर इनकम इकोनॉमी। क्या दिया है? लोअर इनकम इकोनॉमी। लोअर इनकम इकोनॉमी का मतलब क्या है कि जहां पर अगर अपन बात करें GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम, GNI का मतलब क्या है? ग्रॉस नेशनल इनकम। ये क्या होती है बताऊंगा मैं अभी आपको। तो GNI अगर $1045 से कम होती है, मतलब देश की आय, अगर अपन बात करें पूरे देश की आय GNI, तो ग्रॉस नेशनल इनकम जो है वो $1045 से कम होती है, तो फिर वो क्या कह सकते हैं अपन कि भाई वो कंट्री लोअर इनकम इकोनॉमी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, सेकेंड वर्ल्ड बैंक बोलता है स्टूडेंट लो मिडिल इनकम इकोनॉमी। अब लो मिडिल इनकम इकोनॉमी इसमें ही आता है बच्चों इंडिया, अभी देखा है अपन ने, इंडिया इसमें ही आता है। एग्जाम्पल लिख लेना, लिखना चाहो तो, ठीक है। सुनिए अब, तो लो मिडिल इनकम इकोनॉमी पहले इधर देख लो, बाद में लिख लेना। बिटवीन 1046 टू 4125, ये भाई अगर किसी कंट्री में GNI ग्रॉस नेशनल इनकम अगर 1046 से लेकर के $4125 के बीच में है, तो फिर अपन उसको क्या कहेंगे? लो मिडिल इनकम वाली कंट्री कहेंगे। याद रहेगा, अगर किसी कंट्री में GNI ग्रॉस नेशनल इनकम 1046 से लेकर के 4125 तक है, तो अपन उसको क्या कहेंगे? उसको अपन कहने वाले हैं लो मिडिल इनकम इकोनॉमी वाली कंट्री। ये डाटा आपको याद रखना ही पड़ेगा बच्चों, ये डाटा आपको याद रखना ही पड़ेगा। अच्छा लगे तो भी याद रखो, बुरा लगे तो और याद रखो, क्योंकि एग्जाम आने के चांस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि देखो, अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है तो उसके 2 ही रीज़न है, या तो आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है या फिर आप टाइम पास कर रहे हो। सिंपल बात, आपको टाइम पास भी नहीं करना है, ऐसा नहीं है बिल्कुल पढ़ रहे हो, कुछ पता नहीं चल रहा टॉपिक कौन सा चल रहा है, बस मन में आ गया उठा के पढ़ लिया। आपको एग्जाम भी क्रैक करना है, ठीक है। अपन बाकी सारी चीज़ें बन जाएंगे बाद में, बाकी सारी चीज़ें कर लेंगे, पर एग्जाम पर फोकस करना है पहले। तो अगर आप पढ़ रहे हो और आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप ये ध्यान रखो कि आप न्यूज़पेपर की तरह तो नहीं पढ़ रहे हो, केवल पढ़ते गए, खबर मिलती गई कि हाँ ये हुआ ये हुआ, ऐसे नहीं। आपको आपके सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज, और साथ में आपको ध्यान रखना है कि ये टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो वो आपके सिलेबस से कितना रिलेवेंट करता है और आपको कितना याद हो रहा है। जैसे याद करने के लिए मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ, कोई बात नहीं, याद करने के लिए 2-3 चीज़ें बताता हूँ। जब भी आप यहाँ से, जैसे सपोज मैंने क्लास कंप्लीट की और आप यहाँ से गए, तो पहले आप यहाँ से जब रास्ते में जाते हो तो एक बार सोचिए सर ने क्लास में क्या क्या पढ़ाया था, सोचना है। घर जा करके एक बार देखना है कि इसमें से कुछ चीज़ें आप भूल जाओगे, कुछ चीज़ें याद रहेंगी जो मैंने पढ़ाई हैं, कुछ चीज़ें आप भूल जाओगे। जिन चीज़ों को आप भूल गए हो तुरंत रजिस्टर को निकाल करके देख लीजिए कि मैं क्या भूल गई हूँ या क्या भूल गया हूँ। वो चीज़ आपने देख लिया, रजिस्टर बंद कर दो, आराम से आपको जो करना है, खाना खाना है, टीवी देखना है, जो भी करना है कर सकते हो। फिर 2-3 घंटे बाद जब 2 बार आपका पढ़ने का शेड्यूल स्टार्ट होता है, फिर एक बार मनन करो, सोचना है कि सर ने ये बताया था, मैं ये भूल गई थी, मैंने घर पे आके ये देख लिया था। 90% चीज़ें तो आपको याद हो गई, फिर भी 10% चीज़ें ऐसी होंगी जो आप भूल गए होंगे, फिर रजिस्टर खोल के फिर देख लो। फिर रात को सोते टाइम एक बार फिर से मनन करो कि सर ने क्लास में क्या पढ़ाया था, मैंने ये पढ़ा था, मैंने ये भूल गई थी, मैंने देख लिया था, हो गया याद। फिर अगर आप एक आधी चीज़ ऐसी होगी 1% या 2% जो आप भूलोगे, उसको एक बार आपने देखा, उस चीज़ें आपको याद। पर इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपको मल्टीपल बार ऐसा करना पड़ेगा, एक ही चीज़ को 2-3 बार देखना पड़ेगा।
और आजकल के स्टूडेंट चाहते क्या हैं, हर चीज़ उनको इजीली हर मतलब आसानी से मिल जाए, याददाश्त भी मजबूत करना चाहते हैं वो, ठीक है। इसके साथ साथ आदतें बिल्कुल छपरी जैसी बना रखी हैं, ठीक है। आजकल की सोसाइटी में येलो कॉलर जॉब ने जितना सत्यानाश किया है, येलो कॉलर जॉब मैंने बता रखा है आपको, ठीक है, फिल्म इंडस्ट्रीज वगैरह जो भी हैं, ठीक है, इन सब ने सोसाइटी का जितना मतलब कर्माकांड कर दिया है उतना किसी ने नहीं किया है। आजकल के लड़के मूवीज वगैरह इस टाइप की आ रही हैं, तो इस टाइप की मूवीज वगैरह देख करके उनको लग रहा है कि जीवन में यही सत्य है। अरे वो सत्य नहीं है, वो आपको यूज करके पैसे कमाए जा रहे हैं। चलिए अब आगे बच्चों, अब आता है स्टूडेंट्स अपना हायर मिडिल इनकम इकोनॉमी। भाई ऐसी कंट्री जिनका अगर अपन GNI की बात करें तो उनका होता है कितना, $12,735 के लगभग। अगर उनका GNI ग्रॉस नेशनल इनकम इतना है तो अपन उसको बोलेंगे हाई मिडिल इनकम इकोनॉमी वाली कंट्रीज। क्या, हाँ बिटवीन नहीं है, के बीच में, ठीक है। तो अगर इसके बीच में रहता है तो अपन उसको कह सकते हैं कि हाई मिडिल इनकम या उच्च मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, हाई मतलब उच्च, मिडिल मतलब मध्य, इनकम मतलब आय, और इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था। तो याद रखना है कि हाई मिडिल इनकम इकोनॉमी, उच्च मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था, मतलब इसका जो GNI है वो इतने डॉलर के बीच में होना चाहिए। कंप्लीट है बच्चों, यहां तक ये आपको डाटा याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, अब आता है हाई इनकम इकोनॉमी, मोर देन की भाई जब $12,736 से भी ज्यादा GNI हो जाए तो उसको अपन बोलेंगे क्या, हाई इनकम इकोनॉमी। अब कल के लिए आपके लिए एक वर्क है, होमवर्क लिख लो, नोट कर लो। अभी आपको इन चारों का, एक तो लो इनकम इकोनॉमी के 2 एग्जांपल लिखने हैं, लिख लो, जल्दी लिखो, फटाफट लिखो, पल्लव सर जल्दी। लो इनकम इकोनॉमी के 2 एग्जांपल लिखने हैं, लो मिडिल इनकम इकोनॉमी के 2 एग्जांपल लिखने हैं, लो मिडिल इनकम इकोनॉमी के 2 एग्जांपल लिखने हैं, हाई मिडिल इनकम इकोनॉमी के 2 एग्जांपल लिखने हैं, और हाई इनकम इकोनॉमी के 2 एग्जांपल लिख के लाने हैं। अगर आपको मैं पर डे जो वर्क दे रहा हूं आपने वो करना स्टार्ट कर दिया तो मैं भी बहुत अच्छे से, आपको चीजें याद रहेंगी, आप अच्छे से एग्जाम में अपीयर कर पाओगे उनको। कंप्लीट है, यहां तक लिख लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। आफ्टर दिस मूव ऑफ द वर्ल्ड बैंक, इंडिया हैज जॉइंड द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज लाइक जाम्बिया, घाना एंड पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एंड श्रीलंका, ठीक है। तो क्या हुआ कि जैसे ही वर्ल्ड बैंक ने ये 3 कैटेगरी समाप्त करी और 4 नई कैटेगरी बनाई, ये 4 नई कैटेगरी जब वर्ल्ड बैंक ने बनाई तो इंडिया को किस में डाला गया बच्चों, लो मिडिल इनकम कंट्रीज में डाला गया। किस में डाला गया, लो मिडिल इनकम कंट्रीज की लिस्ट में डाला गया। इंडिया के साथ साथ जाम्बिया, घाना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनको भी किस में डाला गया, लो मिडिल इनकम कंट्रीज में डाला गया। कंप्लीट है बच्चों यहां तक। नेक्स्ट, द मोस्ट वरिंग थिंग फॉर इंडिया इज दैट ब्रिक्स, सबसे बड़ी परेशानी इंडिया के लिए है कि ब्रिक्स में जितनी भी कंट्रीज हैं, पढ़ी लो पूरा, all the countries except India are included in the category of upper middle income। बोला गया है कि इंडिया के लिए, भारत के लिए सबसे बड़ी परेशानी का विषय ये है बच्चों कि इंडिया ब्रिक्स का क्या है, मेंबर है, जानते हो आप, ठीक है। इंडिया ब्रिक्स क्या है, बोल सकते हो आप एक ग्रुप है, कंट्रीज का क्या है, एक ग्रुप है, एक संगठन है, एसोसिएशन है। तो सुनो, अब बोला गया है कि ब्रिक्स में जितनी भी कंट्री आती हैं इंडिया के अलावा वो सब अपर मिडिल इनकम वाली कंट्री हैं सब, जबकि इंडिया लो मिडिल इनकम वाली कंट्री है। तो इंडिया इन चारों देशों से पीछे है, 21 और 21। समझ पा रहे हो, मैं आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, देखो जरा यहां पे आओ, देखो ये कंट्री क्या है, ब्रिक्स के मेंबर हैं बच्चों, ब्राजील, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। सिंपल है यहां तक। अब सुनो, इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये
कि ब्राजील, रसिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये जो सब कंट्रीज हैं ये सब क्या है बच्चों, हाई मिडिल इनकम इकोनॉमी की कंट्रीज हैं ये। जबकि इसमें केवल इंडिया ऐसा है बच्चों जिसकी कैटेगरी कौन सी है, लो मिडिल इनकम। कैसी है, लो मिडिल इनकम इकोनॉमी वाली कंट्री है इंडिया। बाकी ये सब हाई मिडिल इनकम वाली कंट्री हैं, कचरा हो गया है, बाकी ये सब हाई मिडिल इनकम वाली कंट्री हैं, जबकि इंडिया बेचारा क्या है, एक लो मिडिल इनकम वाली कंट्री है। तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये है बच्चों। अब एक और क्वेश्चन लिख लो आप, ऑनलाइन वाले जितने स्टूडेंट और साथी देख रहे हैं वो भी, ब्रिक्स क्या है, इसका क्या काम है, ये कल आप पता करके आओगे, मैं पूछूंगा आपसे ब्रिक्स क्या है, इसका क्या वर्क है, क्या काम करता है ये, और इंडिया इसका मेंबर कब बना, सारी बातें। बस ये पॉइंट और पढ़ लो एक दो, सुनिए अब ध्यान से। द न्यू कैटेगरीज हैव बीन डिटरमाइंड बाय द वर्ल्ड बैंक ऑन द बेसिस ऑफ फॉर सेवरल standards which includes standards such as maternal mortality rate, time taken to start a business, tax collection and stock market, and है power generation and क्या है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये सभी आधार हैं बच्चों जिनको देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने ये 4 नई कैटेगरी बनाई हैं, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक और है जिसमें आज का अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसको और देख लो आप बस, कॉलर जॉब्स, ये सारी मैं सेंड कर दूंगा आपको। कुल मिलाकर के जॉब्स को सेक्टर्स के अकॉर्डिंग भी बांटा गया है। जैसे ब्लैक कॉलर जॉब में माइनिंग में जितने भी काम करने हैं, जैसे कोयले की खान में जो काम कर रहे हैं, कोयले की माइनिंग में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको बोलते हैं अपन ब्लैक कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर जॉब लेबर, नॉन टेक्निकल, जो नॉन टेक्निकल लेबर होते हैं उनको बोलते हैं अपन ब्लू कॉलर जॉब वाले। व्हाइट कॉलर जॉब वाले ये भी लेबर होते हैं बट टेक्निकल, जैसे कि इंजीनियर हो गया, व्हाइट कॉलर जॉब होती है, ठीक है। ग्रे कॉलर जॉब, जो रिटायरमेंट के बाद भी अधिक आयु तक भी काम कर रहे होते हैं उनको बोलते हैं अपन ग्रे कॉलर जॉब, ठीक है। ग्रीन कॉलर मतलब होता है एनवायरमेंट से रिलेटेड जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं वो क्या बोल रहे होते हैं अपन, ग्रीन कॉलर जॉब। ओपन कॉलर जॉब, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं, घर पे रह के काम कर रहे होते हैं, उनकी जॉब को अपन उनकी जॉब किस सेक्टर में आती है, ओपन कॉलर जॉब में आती है, ठीक है। अगर बात करें पिंक कॉलर जॉब, तो जो बहुत कम पेमेंट पर काम कर रहे होते हैं उनको बोलते हैं पिंक कॉलर जॉब। अगर बात करें रेड कॉलर जॉब, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय और फार्मर्स जो होते हैं वो होते हैं रेड कॉलर जॉब वाले। अगर बात करें येलो कॉलर जॉब, फिल्म मेकर, लेखक, निर्देशक, फोटोग्राफर। इसमें एक ही अच्छा है बच्चों येलो कॉलर में, फिल्म लेखक, इसने देश को बचा रखा है। बाकी फिल्म मेकर्स आजकल ऐसी फिल्में बना रहे हैं तुम पूछो मत, फैमिली के साथ आप बिल्कुल नहीं देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा बट लेखक जो लिख रहे हैं उसमें से जब आप देखो विशाल सर होता क्या है, सपोज दैट आपको कोई बुक पढ़नी है तो अगर आप मेरे से सजेशन लोगे, या ऑब्वियसली बात है बुक पढ़ने के लिए आप किसी न किसी सजेशन लोगे, तो जो आपको सजेशन देगा ज्यादा मतलब परसेंटेज चांस है कि वो आपको एक अच्छी ऑथेंटिक बुक बताएगा। बट आप मूवी का सजेशन लेना किसी से, समझ पा रहे हो। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि भाई हाँ फिल्म मेकर ऐसी बात नहीं है, मूवीज पॉजिटिव थिंक भी करती हैं, मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बताती हैं। मूवीज पर डिपेंड करता है आप क्या देख रहे हो, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है, समझ पा रहे हो। मूवीज पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं, बट सोसाइटी धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। मतलब सोसाइटी में भी जो यंग जनरेशन है उसमें थोड़ा गलत इफेक्ट पड़ रहा है, उस वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बाकी ऐसा कोई मैटर नहीं है। उसके अलावा गोल्ड कॉलर जॉब, हाई स्किल जॉब आती है, इसमें वैज्ञानिक, डॉक्टर, वकील, सारी की सारी, ठीक है। तो आज की क्लास अपन यहाँ तक रखते हैं, स्टूडेंट्स आ चुके हैं एंड ये सारी चीजें मैं कल से फिर रिवाइज करा दूंगा, ये वाला पूरा टॉपिक बाकी हो चुका है, ठीक है। तो कैसी लगी आपको क्लास आज की, ठीक लगी है, बोरियत फील तो नहीं हुआ है, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाया है क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम था उस वजह से, ठीक है। और ऑनलाइन वाले साथी और जितने भी दोस्त हैं देखते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर क्लास में कोई मिस्टेक लगी है तो आप मुझे बता सकते हो ताकि आने वाली नेक्स्ट क्लास में अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकूँ। थैंक यू, धन्यवाद। और एक और इन्फॉर्मेशन, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स टेलीग्राम पर इसी पीडीएफ का हिंदी आप डाउनलोड कर सकते हो सारा की सारा, ठीक है। हिंदी नोट्स हमने वहाँ प्रोवाइड कराए हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले भी आप इंग्लिश में आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से। हमने एक्सप्लेन हिंदी में भी किया है और इंग्लिश में भी किया है। चलो ठीक है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।